अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द डॉक्टर इन्फो। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ टाइफाइड। हम टाइफाइड का ओवरव्यू देखते हैं। टाइफाइड फीवर इज आल्सो कॉल्ड इंटेरिक फीवर। टाइफाइड इज काज्ड बाय बैक्टीरिया नेम्ड सैल्मोनेला टाइफाई। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफाइड फीवर इज 7 to 14 डेज। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इंटर होने से लेकर उस बीमारी के शुरू होने तक का जो दौरानिया है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, और टाइफाइड फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 14 डेज है। टाइफाइड फीवर के साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो डिजीज़ अपेयर होने से लेकर उसके 1 से 3 हफ्ते तक ऑफनली या अक्सर अपेयर होते रहते हैं। अब साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से हैं जो टाइफाइड के अंदर अपेयर हो सकते हैं पेशेंट्स को? सबसे पहले राइज एंड फॉल इन फीवर, हेडेक हो सकता है, फैटीग हो सकती है यानी कि थकावट हो सकती है आपके पेशेंट को, मैलेज बेचैनी को बोलते हैं, रेस्टलेसनेस हो सकती है आपके पेशेंट को, लॉस ऑफ एपिटाइट, आपके पेशेंट को भूख नहीं लगती, कफ हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, स्किन रैशेस हो सकते हैं, कोटेड टंग हो सकती है, स्वेटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, और मसल्स एचेस हो सकते हैं, आपके पेशेंट के मसल्स में पेन हो सकती है। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं। ये सारे तो अपेयर नहीं होते, इनमें से कुछ साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो कुछ पेशेंट वाइज वेरी करते हैं और पेशेंट्स को कुछ साइन एंड सिम्टम्स शो होंगे। जो कॉमन साइन एंड सिम्टम है राइज एंड फॉल इन फीवर, हेडेक, फटीग, ये मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में शो होते हैं। बाकी स्किन रैशेस, कॉन्स्टिपेशन, कोटेड टंग, एब्डोमिनल पेन ये हर केस में नहीं होते। अगर हम इस डिजीज़ को, टाइफाइड को टाइम से मैनेज ना करें और इसको मैनेज करने में देर हो जाए तो आपके पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं और आपका पेशेंट जो है वो डिलीरियस भी हो सकता है। डिलीरियस का मतलब होता है, डिलीरियस कहते हैं, ये एक कंडीशन है जिसे हम डिलीरियम कहते हैं। इस कंडीशन के अंदर पेशेंट कंफ्यूज रहता है, वो अपने सराउंडिंग से बेखबर रहता है, तो उसे समझ नहीं आ रही होती है वो सिचुएशन को किस तरह हैंडल करे, या साथ कौन बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, वो सोच नहीं पाता, वो कंफ्यूज रहता है। इसे डिलीरियम कहते हैं। और पेशेंट डिलीरियस हो जाता है अगर टाइफाइड को हम टाइम मैनेज ना करें, जल्दी से ट्रीट ना करें। इन सम केसेस साइन एंड सिम्टम्स मे रिटर्न अप टू 2 weeks आफ्टर द फीवर सबसाइड। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बुखार ख़त्म होने के 2 हफ्तों बाद आपको फीवर जो है वो दोबारा से शो होना शुरू हो जाता है। अगर आपके पास एक ऐसा पेशेंट आता है जिसको 3 दिन से ज़्यादा बुखार है, लेकिन उस बुखार की कोई रीज़न नहीं आपको पता, कोई रीज़न समझ में नहीं आ रही, तो आप ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि आपके पेशेंट को टाइफाइड ही है। तो हम ऐसे पेशेंट्स के लिए क्या करेंगे, उनको सीबीसी के लिए रिकमेंड करेंगे। सीबीसी क्यों करवाएंगे पेशेंट की? क्योंकि सीबीसी में जो देखेंगे वो ईएसआर होगा, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, वो हाई हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पेशेंट को हो जाएगा, यानी कि प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं ब्लड के अंदर। ल्यूकोपिनिया यानी कि वाइट ब्लड सेल्स ये भी कम हो जाएंगे बॉडी में। राइज इन लीवर ट्रांसअमाइनेज एंड बिलिरुबिन, लीवर ट्रांसअमाइनेज एंजाइम है और बिलिरुबिन है, ये दोनों ही बढ़ जाएंगे, इनकी जो है वो अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। आपके पास टाइफाइड फीवर का पेशेंट आता है तो सबसे पहले आप उसे सीबीसी के लिए रिकमेंड करेंगे। एलएफटी, हम उसका लीवर फंक्शनिंग टेस्ट भी करवाएंगे, क्योंकि वायरल हेपेटाइटिस जो है, वायरल हेपेटाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो भी तकरीबन सेम होते हैं, जिनमें नॉन लोकलाइज्ड फीवर हो सकता है। नॉन लोकलाइज्ड फीवर कहते हैं कि फीवर ऐसा हो जिसकी कोई पॉसिबल रीज़न हमें समझ ना आ रही हो। ठीक है, वायरल हेपेटाइटिस में भी ऐसे ही साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं जैसा कि टाइफाइड फीवर में होते हैं। तो हम इस सूरत में लीवर फंक्शनिंग टेस्ट करवाते हैं, ये जानने के लिए कि शायद पेशेंट को हेपेटाइटिस ना हो। हम पेशेंट का डेंगू और मलेरिया टेस्ट भी करवाएंगे। आपके पास सबसे पहले पेशेंट आया, 3 दिन से ज़्यादा उसे बुखार है, आप उसे सीबीसी करवाएंगे, लीवर फंक्शनिंग टेस्ट करवाएंगे, डेंगू और मलेरिया का टेस्ट करवाएंगे। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपने ये काम करना है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे? नेक्स्ट करेंगे कल्चर टेस्ट करवाएंगे, आप ये जानने के लिए कि क्या उसे टाइफाइड है या नहीं। ठीक है, अब कल्चर टेस्ट आप करवा सकते हैं बॉडी फ्लूइड से। बॉडी फ्लूइड्स हम यूज़ कर सकते हैं कल्चर टेस्टिंग के लिए। इनमें हम ब्लड यूज़ कर सकते हैं, स्टूल यूज़ कर सकते हैं, बोन मैरो यूज़ कर सकते हैं, यूरिन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो रिकमेंडेड फ्लूइड है बॉडी का जिससे हम कल्चर कर सकते हैं वो है ब्लड कल्चर टेस्ट। ये हमारा जो है वो रिकमेंडेड फ्लूइड है बॉडी का। हम ब्लड कल्चर टेस्ट करवाएंगे पेशेंट का, ये जानने के लिए कि उसे टाइफाइड तो नहीं है। ब्लड कल्चर टेस्ट का जो प्रोसीजर है, हम 20 ml ब्लड सैंपल ले लेंगे पेशेंट का। ठीक है, क्या 10 ml फॉर एरोबिक ब्लड कल्चर एंड 10 ml फॉर
एनारोबिक ब्लड कल्चर। ये ब्लड सैंपल हमें कब लेना है, इस बात का हमें ख्याल करना होगा कि एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करने से पहले आप पेशेंट का 20 ml ब्लड सैंपल ले लेंगे ताकि उसका कल्चर करवाया जा सके। इफ़ इन केस अगर आपका पेशेंट जो है वो 5 साल से छोटा है तो आप 3 से 5 ml सैंपल लेंगे। अगर आपका पेशेंट 5 से 12 साल का है तो आप 5 से 10 ml सैंपल लेंगे। इसी तरह हम इन सैंपल्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, एक हिस्सा एरोबिक कल्चरिंग के लिए, दूसरा हिस्सा एनएरोबिक कल्चरिंग के लिए। इफ़ टेस्ट इज़ पॉजिटिव, अब अगर आपका टाइफाइड का टेस्ट पॉजिटिव है, आपके अंदर बैक्टीरियाज मौजूद हैं, तो आपको आपकी जो रिपोर्ट है ब्लड कल्चर की 3 से 4 दिन में अवेलेबल हो जाएगी। आपके बैक्टीरियाज की ग्रोथ जो है वो होना शुरू हो जाएगी उस कल्चर में, तो आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। इफ़ देयर इज़ नो ग्रोथ ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर कोई भी ग्रोथ नहीं है तो आपको जो रिपोर्ट 7 दिनों तक मिलेगी। हम 7 दिन वेट करेंगे कि शायद अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, शायद हो जाए। 7 दिनों तक हम वेट करेंगे, 7 दिनों के बाद आपको रिपोर्ट आएगी जिसमें आपका टाइफाइड नेगेटिव होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है वो टाइफाइड नेगेटिव है, आपका टाइफाइड है ही नहीं। ठीक है, टेस्ट नेगेटिव आ गया तो आपको टाइफाइड नहीं है, ये बिल्कुल मतलब नहीं है, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक रिपीट ब्लड कल्चर टेस्ट करवाएंगे दोबारा से। शायद क्या ऑर्गेनिज्म इस वक्त डेड थे, शायद हम कोई एंटीबायोटिक यूज़ की हुई थी पेशेंट ने उस टाइम जब हमने ब्लड कल्चर टेस्ट के लिए सैंपल लिया। कोई भी रीज़न हो सकती है, टेस्ट में कोई ख़राबी हो सकती है जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ग्रोथ शो नहीं की। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका टाइफाइड नेगेटिव है, टाइफाइड है ही नहीं आपको। ठीक है, इसलिए हम दोबारा से एक टेस्ट करवाएंगे। अगर दोबारा से वो रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो हम ये कंफर्म कर लेंगे कि पेशेंट को टाइफाइड नहीं है। अब एक पेशेंट है, क्रोनिक कैरियर है टाइफाइड फीवर का, वो लंबे अरसे तक टाइफाइड को लेकर चल सकता है। कितने अरसे तक आपका टाइफाइड का पेशेंट टाइफाइड को लेकर चल सकता है? ठीक है, अ पर्सन एक्सक्रीटिंग एस टाइफाई इन यूरिन और स्टूल फॉर लॉन्गर देन 1 ईयर। ठीक है, आप एक ब्लड कल्चर टेस्ट करवाते हैं, आपके पेशेंट को ब्लड कल्चर टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अब उस पॉजिटिव आने की रिपोर्ट से लेकर 1 साल तक, चाहे वो ठीक भी हो जाए, तो आपके पेशेंट जो है वो अपने यूरिन में, अपने स्टूल में एस टाइफाई के स्ट्रेन्स हैं वो एक्सक्रीट करते रहते हैं। 1 साल तक आपका पेशेंट टाइफाइड का कैरियर रहता है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर इज क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। फर्स्ट क्लास इज नॉन रेजिस्टेंट टाइफाइड फीवर, second class is multi-drug resistant typhoid fever, third class is extensively drug resistant typhoid fever, fourth is ESBL positive typhoid fever। सबसे अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक क्लू देता हूँ कि हम टाइफाइड फीवर की जो क्लासेस हैं इनको 2 बेसिस पर क्लासीफाई करेंगे। एक बेस फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकंड लाइन ड्रग, ठीक है, उनमें वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है या नहीं। ठीक है, सेकेंडली थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है या नहीं। 2 अलग अलग पैरामीटर्स हैं टाइफाइड फीवर को क्लासीफाई करने के। फर्स्ट पैरामीटर क्या है कि वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर रहा है। सेकंड पैरामीटर क्या है कि वो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर रहा है कि नहीं। इन 2 पैरामीटर्स पर हम इसे क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहली क्लास थी नॉन रेजिस्टेंट टाइफाइड फीवर। तो ये क्या है कि फर्स्ट लाइन ड्रग के अगेंस्ट भी सेंसिटिव है, रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा, और थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन के अगेंस्ट भी सेंसिटिव है, रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा। नॉन रेजिस्टेंट टाइफाइड फीवर अगर आपसे पूछ ले क्या होता है तो आप कहेंगे कि ये फर्स्ट लाइन जनरेशन के अगेंस्ट भी सेंसिटिव है, रेजिस्टेंस शो नहीं करता, उससे ट्रीट हो जाएगा। और ये थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन के अगेंस्ट भी सेंसिटिव है, उसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा। ठीक है, जबकि सेकेंड लाइन ड्रग्स में इसकी रेजिस्टेंस हो सकती है, नहीं भी हो सकती, इसका कोई चांस डिपेंड नहीं करता, इसका कोई चांस इस क्लास को इफेक्ट नहीं करता। बेसिकली यहाँ पे 2 ही चीज़ें हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग के अगेंस्ट भी सेंसिटिव है और थर्ड लाइन सेफेलोस्पोरिन के अगेंस्ट भी सेंसिटिव है। नंबर 2, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड फीवर। ये टाइफाइड फीवर जो है ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होता है, लेकिन थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन के अगेंस्ट सेंसिटिव होता है। ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो है उनके अगेंस्ट ये टाइफाइड रेजिस्टेंट है, ट्रीट नहीं होगा, जबकि अभी भी थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन से ये सेंसिटिव है, ट्रीट हो रहा है। ठीक है,
विद और विदाउट रेजिस्टेंस टू सेकेंड लाइन ड्रग्स, कि सेकेंड लाइन ड्रग्स है उनमें रेजिस्टेंस अगर हो भी या ना भी हो तो इस क्लास को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि ऊपर वाली क्लास को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। ठीक है, नॉन रेजिस्टेंस और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड फीवर में सेकेंड लाइन ड्रग्स की कोई भी अहमियत नहीं है। नॉन रेजिस्टेंट में और मल्टी ड्रग में सेकेंड लाइन का जिक्र भी नहीं करेंगे आप, सेकेंड लाइन की कोई अहमियत ही नहीं है, आप सिर्फ फर्स्ट लाइन ड्रग और थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन की बात करेंगे। ठीक, थर्ड नंबर पे है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टाइफाइड फीवर। अब इसमें टाइफाइड जो है फर्स्ट लाइन ड्रग के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट है, सेकेंड लाइन ड्रग के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट है और थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस है। सिंपल सी डेफिनेशन है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टाइफाइड फीवर की। ESBL पॉजिटिव टाइफाइड फीवर, ऐसा टाइफाइड फीवर जिसके अंदर सैल्मोनेला टाइफाइड के जो स्ट्रेन्स हैं उनके स्ट्रेन्स में ESBL एंजाइम मौजूद हो। सैल्मोनेला टाइफाई के स्ट्रेन्स में जब ESBL एंजाइम होगा तो इसका मतलब क्या है, वो ESBL पॉजिटिव टाइफाइड फीवर होगा। और ESBL पॉजिटिव टाइफाइड फीवर जो है बीटा लैक्टेम ड्रग से ट्रीट नहीं होगा, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन से ट्रीट नहीं होगा। इनके लिए या तो हम कोई और ड्रग यूज़ करेंगे जो बीटा लैक्टेम ना हो, जो सेल वाल सिंथेसिस इनहिबिटर ना हो, ठीक है, या वो ड्रग यूज़ करेंगे या हम स्ट्रॉन्ग बीटा लैक्टेम ड्रग यूज़ करेंगे जिसमें कार्बापेनिम आ जाता है। ये भी वही बात लिख रहे हैं कि टाइफाइड फीवर जो कि थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन में रेजिस्टेंट है, लेकिन क्लोरमफेनिकोल, कोट्रिमोक्साजोल, फ्लोरोक्विनोलोन इनके अगेंस्ट जो है सेंसिटिव है, इसमें आप कार्बापेनम भी दे सकते हैं। अब ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे एम्पीरिकल ट्रीटमेंट की। आपने पेशेंट के साइन एंड सिम्टम से ये जज किया कि पेशेंट को टाइफाइड है, आप सबसे पहले उसे CBC के लिए रिकमेंड करेंगे, फिर ब्लड कल्चर के लिए उसे रिकमेंड कर देंगे। लेकिन आप उसे कोई तो ट्रीटमेंट देंगे तो आप उसे एम्पीसिलिन दे सकते हैं, ओरल सेफिक्साइम दे सकते हैं, सेफ्ट्राइक्सोन, फ्लोरोक्विनोलोन, अजिथ्रोमाइसिन, कार्बापेनिम, कोट्रिमोक्साजोल ETC ये आप ट्रीटमेंट उसे दे सकते हैं। आप ये ट्रीटमेंट किस बेस पे जज करेंगे, उसकी कंडीशन पे। अगर तो अनस्टेबल है पेशेंट आपका, कुछ खा पी नहीं सकता, तो आप इंजेक्टेबल से ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अगर आपका पेशेंट स्टेबल है तो ऑरल ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अब डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की बात करते हैं। नॉन रेजिस्टेंट टाइफाइड फीवर, हर फीवर का उसकी कल्चर टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद अब हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। आपकी कल्चर रिपोर्ट आ गई, आपको पता लगा कि आपके पेशेंट को नॉन रेजिस्टेंट टाइफाइड फीवर है, जो फर्स्ट लाइन ड्रग से भी ट्रीट हो रहा है, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन से भी ट्रीट हो रहा है, तो हम चूज़ करेंगे फर्स्ट लाइन ड्रग्स। फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन सी हैं? इट कैन बी ट्रीटेड विद एम्पीसिलिन, इससे ट्रीट हो सकता है। मॉक्सिसिलिन या एम्पीसिलिन से आप ऑरल दे सकते हैं, IV, IM तीनों डोजेज फॉर्म में दे सकते हैं। इसकी जो डोज है 75 to 100 mg पर kg है, 4 डिवाइडेड डोज में दिया जाता है और 14 दिनों के लिए हम अपने पेशेंट को ये देंगे। ठीक है, हम ये कुछ लोगों को डोज कैलकुलेशन का नहीं पता कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इंशाल्लाह इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। आप ये इससे आसानी से डोज कैलकुलेट कर सकेंगे कि आपके पेशेंट में अगर इस तरह की डोज दी हुई है तो उसे किस तरह आप पेशेंट को यूटिलाइज करवाएंगे। आप ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल से भी ट्रीट कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन है ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल, इससे भी ट्रीट कर सकते हैं, ऑरली दें, IV दें। ठीक है, इसकी जो डोज है 4 to 20 mg पर kg इन 2 डिवाइडेड डोजेज हम BD में देंगे फॉर 14 डेज। ठीक है, ये डोज हम बना लेंगे, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, 14 दिनों के लिए हम ये डोज देंगे, ऑरली दें या IV दें। क्लोरमफेनिकोल दे सकते हैं अपने पेशेंट को ऑरली, IV। इसकी जो रिकमेंडेड डोज है 50 mg पर kg इन 4 डिवाइडेड डोजेज फॉर 14 डेज। फ्लोरोक्विनोलोन्स हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन जिसमें यूज़ करवाते हैं, ऑरली भी देते हैं, IV भी दे सकते हैं। इसकी जो रिकमेंडेड डोज है 50 to 750 mg Q12 और PO मतलब ऑरली। अगर ऑरली देंगे तो 500 to 750 mg हर 12 घंटे बाद। ठीक है, कितने दिनों के लिए? 10 to 14 डेज के लिए। सेफेलोस्पोरिन्स भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, यूज़ करवा सकते हैं। इसमें सेफिक्साइम ऑरली देते हैं 40 mg हर 12 घंटे बाद देते हैं 10 to 14 डेज के लिए। सेफ्ट्राइक्सोन 1 ग्राम हर 12 घंटे बाद और 2 ग्राम हर 24 घंटे बाद देते हैं 10 to 14 डेज के लिए। अगर आपके पेशेंट को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड फीवर डायग्नोज हुआ है, आपको पहले पता है कि उसमें फर्स्ट लाइन ड्रग काम नहीं करेगी, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन काम करेगा। ठीक है, अब ये फीवर जो है एम्पीसिलिन, ट्राइमेथोप्रिम, क्लोरमफेनिकोल, फ्लोरोक्विनोलोन सबसे रेजिस्टेंट है। ये फीवर ट्रीट किया जाएगा थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन से, जिसमें सेफिक्साइम, सेफ्ट्राइक्सोन 1 ग्राम हर 12 घंटे बाद और 2 ग्राम हर 24 घंटे बाद फॉर 10 to 14 डेज।
अगर हमें एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड है तो उससे हम किस तरह ट्रीट करेंगे। उसमें ना फर्स्ट लाइन काम करेगी, ना सेकंड लाइन ड्रग काम करेगी, ना ही उसमें थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन काम करेगा। इस तरह की टाइफाइड को हम अजिथ्रोमाइसिन या कार्बापेनिन से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड को हम कार्बापेनिन से या अजिथ्रोमाइसिन से ट्रीट कर सकते हैं। अगर पेशेंट जो है वो क्लिनिकली स्टेबल है, ठीक है, तो उसे आप अजिथ्रोमाइसिन दे देंगे अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। ठीक है, और पेशेंट के लिए आपके एजिथ्रोमाइसिन की डोज क्या होगी। अगर आपका पेशेंट 60 kg से कम वज़न का है तो 1 ग्राम लोडिंग डोज देंगे और हम फॉलो करेंगे उसको 500 mg PO Q24 आवर। 1 ग्राम लोडिंग डोज दी और फिर हर 24 घंटे बाद हमने 500 mg औरली उसको एजिथ्रोमाइसिन दी और ये ट्रीटमेंट हम 7 से 10 दिनों तक कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका पेशेंट 60 kg से अबव है तो आप अपने पेशेंट को 1 ग्राम हर 24 घंटे बाद यूज़ करवाएंगे फॉर 7 to 10 डेज, औरली यूज़ करवाएंगे अगर आपका पेशेंट स्टेबल है। अगर आपका पेशेंट अनस्टेबल है तो आप अपने पेशेंट को औरली दे नहीं सकते, तो आप अपने पेशेंट को इंजेक्टेबल्स पर ले आएंगे। इमिपेनिम यूज़ करवा सकते हैं 500 mg हर 6 घंटे बाद यूज़ करवाएंगे आप अपने पेशेंट में 10 to 14 डेज़ के लिए, या मेरोपेनिम यूज़ करवा सकते हैं 1 ग्राम हर 8 घंटे बाद 10 to 14 डेज़ के लिए, या आप एल्टापेनिम यूज़ करवा सकते हैं 1 ग्राम हर 24 घंटे बाद 10 to 14 डेज़ के लिए। ये आपके इंजेक्टेबल्स के ट्रीटमेंट हैं। ठीक है, ESBL पॉजिटिव टाइफाइड फीवर। अगर आपके पेशेंट को ESBL पॉजिटिव टाइफाइड फीवर हो गया है तो अब आपके पेशेंट में कोई ऐसी ड्रग काम करेगी या जो स्ट्रॉन्ग सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर हो, स्ट्रॉन्ग बीटा लैक्टेम हो, या फिर वो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर हो ही ना। ठीक है, या वो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर हो, इस तरह कोई और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रखती हो, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ना हो, क्योंकि इस वक्त सैल्मोनेला टाइफाई की सेल वॉल में ESBL एंजाइम एक्टिव है। अगर आप सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर देंगे यानी कि थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन देंगे तो वो काम नहीं करेगा। बीटा लैक्टमेज जो है वो सेफेलोस्पोरिन को इनएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, या तो आप फिर स्ट्रॉन्ग सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर यूज़ करें या आप ऐसी ड्रग यूज़ करें जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर हो ही ना। आप फ्लोरोक्विनोलोन्स यूज़ कर लें, क्लोरामफेनिकॉल यूज़ कर लें, कॉट्रिमोक्साजोल यूज़ कर लें। इफ़ ब्लड कल्चर शोज ग्रोथ ऑफ ESBL पॉजिटिव एस टाइफाई दैट इज रेजिस्टेंट टू थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन बट सेंसिटिव टू क्लोरामफेनिकॉल, कार्बापेनिम, एजिथ्रोमाइसिन, कॉट्रिमोक्साजोल एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स। अब देखें, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंट है, जबकि ऐसे एंटीबायोटिक जो कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर नहीं है उनके अगेंस्ट स्टिल वो सेंसिटिव ही है, तो आप उसमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आप फ्लोरोक्विनोलोन्स को यूज़ करेंगे। उससे रिकमेंडेड फ्लोरोक्विनोलोन्स है, फर्स्ट लाइन ड्रग है, तो आप फ्लोरोक्विनोलोन्स को यूज़ करवाएंगे। तो वही नोट है कि अगर आपका पेशेंट अनस्टेबल है तो स्टार्ट में आप उसे इंजेक्टेबल देंगे। अगर आपका पेशेंट दरमियान में स्टेबल हो गया है तो इंजेक्टेबल से हम ओरली स्विच कर जाएंगे और 14 डेज का ट्रीटमेंट ओरली पूरा करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड टाइफाइड फीवर। अब ये टाइफाइड फीवर क्या होता है। अगर आपको कल्चर टेस्ट से टाइफाइड फीवर प्रूव हो चुका है और साथ आपको जॉन्डिस भी है, ड्राउजीनेस भी है, स्वेयर एब्डोमिनल पेन भी है, इंटेस्टिनल हेमरेज भी है, स्वेयर सेप्सिस भी है, सेप्टिक शॉक भी है, इनमें से कोई भी कंडीशंस आपको फील हो रही है या आपके पेशेंट को मौजूद है तो आपके पेशेंट को टाइफाइड जो है वो कॉम्प्लिकेटेड टाइफाइड कहलाएगा। प्रिवेंशन। अब टाइफाइड से प्रिवेंशन किस तरह कर सकते हैं हम। वैक्सीन्स अवेलेबल हैं टाइफाइड से प्रिवेंशन के लिए। 6 माह से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन्स लग सकती हैं जो कि आपके पेशेंट को सिर्फ 3 साल तक की प्रोटेक्शन देंगी। आप ये वैक्सीन लाजमी लगवा सकते हैं। अगर आपके नियर बाय हॉस्पिटल्स में टाइफाइड फीवर की वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप क्या करेंगे कि आप स्ट्रैटेजीज ऐसी अपनाएंगे कि आपको टाइफाइड का ख़तरा कम से कम लाक हो, जिसमें हम प्रॉपरली हैंड वॉश करेंगे, हम बॉइल्ड वाटर यूज़ करेंगे कंजम्पशन के लिए, चाहे वो पीने के लिए हो या किसी भी यूज़ के लिए हो जो हमारे बॉडी के अंदर जा सकता है, वो बॉइल्ड होना चाहिए। नंबर 3, हम कोई भी कच्ची सब्जियां नहीं खाएंगे। ठीक, कच्ची सब्जियां, कच्चे फल ऐसे जो छीले ना जा सकते हों, वो इस तरह के अमरूद, वो खाने से गुरेज करें। ठीक है, अगर उन्हें खाना है तो अच्छे से धो कर खाएं। ठीक है, हम फ्लाइज जो है मक्खियों से दूर रहेंगे, मक्खियों से जितना दूर हो सकता है हम रहेंगे। अपनी खाने पीने की चीज़ों को उनसे ढांप कर रखेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि हम स्टॉल्स पर मिलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी फ्रूट हैं, ड्रिंक्स मिल रही हैं, उनसे गुरेज करेंगे। उनसे वो हम नहीं पिएंगे, बिल्कुल नहीं पिएंगे, ताकि हमारे अंदर एस टाइफाइड जो है वो ट्रांसफ़र ना हो जाए। ठीक है, इन द केस अगर हमें पीना पड़ भी जाता है तो हम सफाई का ख़ास ख्याल रखेंगे। सबसे बड़ी बात कि आप वहाँ से बर्फ़ या किसी भी आप क्लब पे जाते हैं, किसी भी मॉल में जाते हैं,
पानी पीने के लिए कहीं भी बाहर आप ठेले वाले के पास पानी या कोई जूस पी रहे हैं तो अगर वो बर्फ़ डाल कर दे रहा है तो आप बर्फ़ नहीं डलवाएंगे, क्योंकि वो बर्फ़ जो है वो कंटामिनेटेड वाटर की बनी हो सकती है और आपको टाइफाइड फीवर काज कर सकती है। उम्मीद है कि इस सीज़न में आप अपने टाइफाइड फीवर का कंप्लीट ख्याल रखेंगे। और अगर आपको हमारे बताए हुए सिम्टम्स में से कोई भी साइलेंट सिम्टम शो हो रहा है तो अभी अपने डॉक्टर से रब्ता कीजिए, और डॉक्टर से रब्ता किए बगैर कोई भी थेरेपी स्टार्ट मत कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और टाइफाइड से बचाव की ये तदाबीर अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।